आज जाने की जिद ना करो। एक ऐसी आवाज जो सदियों से गूंजती रही है और गूंजती रहेगी। गीतों को अमर बना दिया, जो गीत शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी दूर जाए। एक उनका अपना एक अलग अंदाज था। It's the end of an era. और अब खबर उस आवाज की जो हमेशा के लिए थम गई है। मशहूर गायिका आशा भोसले का थोड़ी देर बाद मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वो 92 साल की थी। आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। सुबह से उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके मुंबई के निवास कासा ग्रैंड में रखा गया है। इससे पहले उन्हें तिरंगे में लपेटकर सलामी भी दी गई। आशा भोसले ने अपना सिंगिंग करियर में 9 फिल्म फेयर समेत 100 से ज्यादा अवार्ड जीते। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। आशा भोसले की अंतिम विदाई में कई बड़ी और मशहूर हस्तियां शामिल होने वाली हैं। और मेरी दो सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं, रंजना और पूजा भारद्वाज। अब पूजा, आप जहां हैं वहां शायद एक ही लाइन गूंज रही होगी। आप और मैं भी शायद यही कहना चाहते हैं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सीखता, और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के लाइव के दौरान भी बताया था कि ऐसा पहली बार हम अपने इस करियर में हम देख रहे हैं कि जितनी भी अंतिम विदाई हमने बड़ी हस्तियों की कवर की है, शमशान भूमि के अंदर इस तरह से उस शख्सियत के जो मशहूर गाने हैं वो बजाए जा रहे हों। मेरे पीछे इस वक्त पूरा जो साउंड है वो लगा हुआ है, और मुझे जाने दो, ये उनका एक मशहूर गाना आशा भोसले जी का था जो लूप पर बजाया जा रहा है। और उससे पहले हम ज़रा सा यहाँ में जो ब्राह्मण पहुँचे हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर, आज दाह संस्कार का समय क्या है, एक्चुअल समय, और कितने ब्राह्मण हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं? किस विधि से अंतिम संस्कार होगा, अगर बता दें हमारे दर्शकों। 4 बजे बोला है हमें कि वो पार्थिव शरीर लेके आएंगे। उसके बाद वो जो शासकीय जो इन तमाम अंतिम संस्कार होगा, जो कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करके बाद में हम अपना विधि स्टार्ट करेंगे। जी, जो आपकी विधि होगी सर, जहाँ से वो आती हैं, सांगली में उनका जन्म हुआ, जिन विधि से वो अपने घर में भी हमने देखा है कि बहुत जाप और पूजा वो करवाती रही हैं, तो बहुत धार्मिक भी वो रही हैं। आज की विधि क्या कुछ अलग होगी, या दाह संस्कार के दौरान जो विधि होती है उसी विधि से अंतिम संस्कार, दाह संस्कार पूरा होगा? जैसे विधि बाकी की तरफ होती है वैसे ही होगी। ठीक है। कितने ब्राह्मण होंगे सर आपके साथ? 5 लोग। 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मण। और ये जो अरेंजमेंट है वो आशा जी के परिवार की तरफ से है या बीएमसी की तरफ से? महानगर पालिका से तरफ से। महानगर पालिका। ठीक है, शुक्रिया सर। तो महानगर पालिका की तरफ से आप तैयारियों के साथ साथ देखिए, जो ब्राह्मण भी बुलाए गए हैं वो बीएमसी की तरफ से ही यहाँ पे तमाम तैयारियां हैं। और सीखता एक बार वापस दर्शकों को रिपीट करते हुए कि हमने अब तक इस तरह से तैयारियां किसी भी शख्सियत के लिए हमने मुंबई में होती हुई नहीं देखी है, जहाँ पर जो तमाम वीवीआईपीज आएंगे उनके लिए भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, और मीडिया को भी आप देखें यहाँ पर बैठने की पूरी अरेंजमेंट की गई है। कूलर और फैन आप देखिए तमाम अंदर इसका भी अरेंजमेंट है, क्योंकि जो पारा है वो मुंबई का बहुत बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में अभी लू 3 दिन मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिन रहने वाली है, तो इसके लिए गर्मी उमस बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में जो यहाँ पे मेहमान पहुँचेंगे उन्हें दिक्कत ना हो, इसकी खास तैयारियां यहाँ पर हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे आपने देखा उनके घर पर किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पार्थिव शरीर निकलने वाला है, और अगर आपने रथ की तस्वीरें देखी हो, सफेद फूल से सजा हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि आशा भोसले जी को ये रंग बहुत पसंद था, ये फूल बहुत पसंद थे, और सफेद रंग के सारे फूलों से उस रथ को भी सजाया गया है। और 4 बजे का दाह संस्कार का समय है, वो यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ, विधि के साथ उनका दाह संस्कार पूरा होगा। बिल्कुल। प्रशांत भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, प्रशांत के पास मैं लौटूंगी। कर रहे थे पूजा आप हमारे साथ बने रहिए। रंजना भी हमारे साथ हैं, जहां पर आशा जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है, वहीं से उनकी अंतिम यात्रा भी शुरू होगी दादर क्रिमेटोरियम के लिए। रंजना, सुबह से आप वहां हैं, नम आंखों के साथ हर कोई अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंच रहा है। क्या खास, क्या आप, हर किसी के जहन में
वो एक चुलबुली सी आवाज़, वो चुलबुली सी तस्वीर अब भी जब भी आशा भोसले का नाम कोई ले रहा है तो गूंज उठती होगी। बिल्कुल सिकता, आप सही कह रही हैं। इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी गूंज सदियों सदियों तक सुनाई देती है। और कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त बना हुआ है, देश में विदेश में हर कोई शोक की लहर, शोक में पूरी तरीके से गमगीन है। लेकिन महाराष्ट्र में जब मेरी उपस्थिति है, खासतौर पर मुंबई में जब मेरी उपस्थिति है, तो मैं लोगों के जहन में देख पा रही हूँ। राह चलते लोग भी जब आशा ताई के पोस्टर देख रहे हैं, हर जगह आप देखिए कि रोड के साइड में पोस्टर लगे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों को बोला गया था उनके बेटे आनंद भोसले की तरफ से। और अभी लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं काफ़ी दुख में गमगीन है। हालांकि हर पीढ़ी ने उनको सुना है। सिकता, समझने वाली बात है कि लोग उनसे मिल नहीं पाए होंगे, उनसे रूबरू नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको महसूस कर पा रहे हैं। ये ताकत है एक संगीतकार की, एक कलाकार की, कि वो हर पीढ़ी के साथ जुड़ा रहा। बच्चे, आप शिवाजी पार्क में इस वक्त मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ और बाहर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग थे, बच्चे के साथ मौजूद थे और बच्चा वहाँ इंतजार कर रहा था कि उन्हें भी एंट्री मिलेगी। तो आप समझिए कि उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने बताया है कि हमारी आशा ताई हैं, इन्होंने हमें बेहतरीन गाने दिए। और न सिर्फ कलाकार के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर भी इतना खूबसूरत व्यक्तित्व रखती थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ जुड़ी थी उनके घर से, उनके आवाज़ से, तो उनकी जो हाउस हेल्प है, हालांकि कैमरे के सामने आने से उन्होंने मना किया और एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हमने उनकी भावना का सम्मान किया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से आशा ताई के साथ उनके रिश्ते थे। इतने खूबसूरत थे, गरीब सी महिला को इतना इज्जत उन्होंने दिया और ताउम्र उनके साथ उनके घर में उन्होंने काम किया। और वो माहौल के बारे में भी बताती है कि घर का जो माहौल है हमेशा खुशनुमा रहा। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो हमेशा गाती रहती थी, घर में गुनगुनाती रहती थी। तो कितना खूबसूरत है, वो जज्बा दिखता था। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि नम आंखों के साथ अंतिम विदाई को यहाँ पर हर कोई पहुँच रहा है। ये तैयारियों की तस्वीरें मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। आप देखिए कि फूलों से कैसे सजाया गया है। खासतौर पर बहुत ही ज़्यादा मन पसंदीदा गुलाब के फूल, गेंदे के फूल जो उनके रहे। उनके बेटे से भी जब बातचीत हुई तो उनका कहना था, तो हर उस चीज़ का बारीकी से ख्याल सिकता यहाँ पर रखा गया है और रखा भी क्यों ना जाए। आशा ताई इस दुनिया में ज़रूर नहीं रही हैं, लेकिन उनके गीतों के ज़रिए वो हम सभी के जहन में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और शायद हर कोई, जो गीत आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं, शायद ये भाव हर कोई महसूस कर रहा है। और पीछे आप देखिए तैयारियों की जो तस्वीरें, पीछे बड़ी सी LED लगाई गई है जिससे कि जो लोग करीब आकर नहीं पहुंच पाएंगे, चूँकि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत से लोग करीब से नहीं देख पाएंगे, अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये LED ऐसी बाहर भी लगाई गई है और अंदर की तरफ भी लगाई गई है जिससे कि लोग क्लोजअप व्यू देख सके। यानी कि जो कैमरेज के सेटअप यहाँ पर पूरी तरीके से किए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं। और चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए पंखों का इंतज़ाम किया गया है। तो परिवार ने इस दुख की घड़ी में भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा है उन फैंस के, खास तौर पर जो दूर दूर से पहुँच रहे हैं। VVIPs तो पहुँचेंगे ही, लेकिन जो आम लोग पहुँच रहे हैं उनका ख्याल देखिए। अक्सर कहीं ऐसे अंतिम विदाई में हम पहुँचते हैं, लेकिन इस तरीके का अरेंजमेंट या इस तरीके की तैयारी एक कलाकार को हमेशा आपके जहन में ज़िंदा रखती है। आप याद रखते हैं उस कलाकार को भी, और उसके जाने के बाद उसके परिवार ने किस तरीके से उनके फैंस को सम्मान दिया, क्योंकि ताउम्र यही कमाता है एक कलाकार। और जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि 91 साल तक अगर एक गायक गा रहा है तो शायद उसका श्रोता, उसकी ऑडियंस, उसको प्यार करने वाले लोग उसको सुनना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि दुबई में उन्होंने कॉन्सर्ट किया था। देखिए इस उम्र में ये ज़ील होना, ये जज्बा होना, जोश होना कि दुबई में जाकर जब पॉप कल्चर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है युवाओं के माइंडसेट पर, खासतौर पर उस दौर में जाकर दुबई में कॉन्सर्ट करना और करण औजला का गाना तौबा तौबा गुनगुनाना, आप समझिए ये आशा ताई ही कर सकती हैं। वो कहती थी कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो गाते गाते ही जाऊं, ये उनकी अंतिम ख्वाहिश थी और शायद वो पूरा भी कर गई। हालांकि बड़ी बहन लता मंगेशकर का भी जिक्र उन्होंने कई दफ़ा किया है और कहा कि मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन जो चुनौतियाँ उनके जीवन में सिकता सामने आई वो वाकई में किसी को भी तोड़ने के लिए काफ़ी। एक ऐसा परिवार जो पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न है, बड़ी बहन इतनी ज़्यादा पॉपुलर, वहाँ पर इतनी चुनौतियों का सामना करा लेकिन रुकी नहीं। 91 साल तक वो गाती रही। हालांकि अभी उनके सेहत में सुधार होने को उनकी पोती ने लेकर कहा था, एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अचानक से खबर आई कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। और इस खबर के साथ ही वो स्वर्णिम स्वर
जो उनके आवाज़ के माध्यम से गूंजते थे, उस पर पूर्ण विराम लग गया। लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगेगा सिकता तो वो इस बात पर कि आशाताई के गाने सदाबहार रहेंगे। हमसे पहले भी जो लोग चले गए वो भी सुनते थे, हम भी सुनते हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन भी उन गानों को यूं ही गुनगुनाएगी सिकता। बिल्कुल, उनकी कला, उनकी आवाज़ विरासत है। अगर हम उसे सुनते सुनते बड़े हुए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस आवाज़ को लेकर आगे बढ़ेगी। यही एक कलाकार की सबसे बड़ी विरासत होती है। और जैसा कि आपने कहा पूजा, जो बात रंजना कह रही हैं कि एक आम श्रोता के लिए, एक आम सुनने वाले के लिए, एक आम आशा भोसले फैन के लिए उनकी आवाज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी खुशनसीब लोग रहे जो उनसे, उनके संपर्क में आए, उनसे बातें की। ऐसे में कई पत्रकार भी आपके साथ, हमारे सहयोगी प्रशांत हैं, जो कई बार आशा भोसले से मिले, आशा जी से उनकी बातचीत हुई। मैं उनसे ये जानना चाहूँगी, जो उनकी मुलाकात रही है अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, आज के दिन वो किस तरह से याद करेंगे? इनकी पर्सनालिटी के बारे में प्रशांत इस वक्त क्या बता पाएंगे? पूजा। सिकता, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है आशा जी के बारे में वो थी कि आशा जी की जो एक पर्सनालिटी थी, कि जिस तरह से वो लोगों के साथ घुल मिल जाती थी और जिस तरह से एक चुलबुलापन, जिस तरह से एक फ्रेंडली नेचर था, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनके करियर में। क्योंकि उन्होंने खुद बोला था ये बात कि उनके अंदर और लता जी के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो ये था कि लता जी जो थी वो बड़ी रिजर्व टाइप की थी, और जो आशा जी थी वो सब तरह के गाने गा लेती थी, सब तरह के लोगों से मिल लेती थी और कम पैसे में ढल जाती थी प्रशांत, जो आपके। और 90 साल की उम्र में जो उनका दुबई में कॉन्सर्ट था, उसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि 90 साल की उम्र में वो कॉन्सर्ट कर रही थी अलग अलग जगहों पर, जो हम आज के युवाओं में देखते हैं। एक तरह से सलमान खान के समय हमने देखा कि पूरा वो टूर जाता था उनके साथ कॉन्सर्ट। और एक और चीज़ जो मैं बोल दूं वो ये कि जो उन्होंने कोई भी कल्चर ना रीमिक्स से उन्होंने परहेज नहीं किया, उन्होंने वेस्टर्न जो सिंगर्स थे उनसे परहेज नहीं किया। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक सीडी खरीदी थी और करीब 2 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश गाने गाए, चाहे वो बॉय जॉर्ज के साथ हो या बाकी तमाम करीब 7 उन्होंने फॉरेन कोलैबोरेशन किए हैं। और लास्ट में 2026 में भी गोरेला नाम का एक जो लास्ट उन्होंने कोलैबोरेशन किया, लंदन में उन्होंने शूट किया था। तो ये उनकी जो इतनी लंबी 8 दशक की जर्नी है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी। आप चीज़ों को अपना रही हैं, लोगों को अपना रही हैं, नए सिंगर्स को अपना रही हैं और के साथ बदलते म्यूजिक को भी अपना रही हैं। तो इस वजह से उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है उनके करियर में। और पूजा, मैं आपसे भी ये बिल्कुल, ये तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। दादर क्रिमेटोरियम में इस वक्त पूरा इंतजाम किया हुआ है। आशा जी की अंतिम विदाई के लिए दादर क्रिमेटोरियम को सजाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा जो है उनके घर से निकलकर दादर क्रिमेटोरियम तक पहुंचेगी। ये फूलों से सजा ये वाहन जो है उनके पार्थिव शरीर को लेकर दादर की तरफ आगे बढ़ेगा। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। यही एक कलाकार की विरासत है, यही एक कलाकार ने जिया है और हासिल किया है। उनका पार्थिव शरीर तो नहीं है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी विरासत, उनकी आवाज़ है। यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। पूजा भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, जो बात मैं प्रशांत से कह रही थी उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगी। अपनी इस बातचीत में, जो इंटरव्यू में मैंने लगातार उनसे ये सवाल पूछा था कि वो अपने आप को कैसे एक गाने के लिए तैयार करती हैं, क्योंकि जब हमने हेलेन को पर्दे पर देखा तो लगा हेलेन ही गा रही हैं, आशा जी की तस्वीर सामने नहीं आती थी। अगर रेखा गा रही हैं तो लगता था रेखा ही वो गीत गा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये समझती थी, जानने की कोशिश करती थी कि एक्ट्रेस कौन है, क्या भूमिका है उसकी, क्यों वो ये गाना गा रही है। तो तमाम प्रिपरेशन भी होती रही पूजा, और इसको लेकर उनकी जो तैयारी थी वो दिखती थी कि वो कितनी मेहनत करती थी एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले। पूजा, सिकता, ये वो दौर ही था, प्रशांत बेहतर बता पाएंगे, ये वो दौर था जब लाइव सिंगिंग यानी कि आपका लाइव ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर मौजूद होता था और रीटेक ज़्यादा पॉसिबल नहीं होते थे। उस वक्त की एक्ट्रेसेस को आशा खुद कहा करती थी कि तुम
जो लिप सिंक है उसको समझने के लिए तुम स्टूडियो में आओ, हमारी रिकॉर्डिंग देखो और आप पुराने ऐसे दौर के इंटरव्यूज़ आप देखें 60s के 70s के, जो आशा जी उस समय कैमरे पे बात किया करती थी रिपोर्टरों से, वो बोलती भी थी कि आज मैंने इस एक्ट्रेस को कहा है कि वो मेरी ये सिंगिंग इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग वो आके स्टूडियो में देखे, ताकि जब वो परफॉर्म करें तो वो समझ पाए कि हरकतें लेने समय उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, डेड ना लगे। तो प्रशांत ये बड़ी ये खूबसूरत बात है। चीज बताता हूँ जो सिक्ता ने सवाल किया है कि एक उस दौर में एक तो सेटिंग्स हुआ करती थी और सेटिंग्स में एक्टर्स भी जाते थे, रिकॉर्डिंग्स में एक्टर्स जाते थे, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर और सब लोग होते थे। सबको एक दूसरे की हाव भाव पता होता था, सबको एक दूसरे के मिजाज पता होता था। और हेलन की बात आपने की, वो उनके सॉन्ग की रिकॉर्डिंग सुनने जाती थी और वो दिमाग में बसा लेती थी कि इसमें क्या हरकत ली है, और जब वो डांस करती थी उसके हिसाब से अपना डांस प्रिपेयर करती थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उमराव जान की हम बात करते हैं कि उमराव जान जो है उसमें वो पहले सिर्फ एक गाना गाने वाली थी, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और थे। और जब एक पूरी की पूरी म्यूजिक जो है उसका आ गया खयाम साहब के पास, तो उन्होंने क्या किया, उमराव जान की जो किताब थी कहानी की, उनके प्रोड्यूसर ने उनको दी आशा जी को, और आशा जी ने वो घोट के पी लिया। आशा जी ने वो पूरी किताब पढ़ डाली और वो किताब पढ़ने के बाद उमराव जान उनके अंदर उतर गई और उसके बाद सारे गाने दिए गए। प्रशांत ये भी कहानी बताइए, जिस खयाम साहब ने पाकीज़ा बनाई लता जी की सुरीली आवाज के साथ, उमराव जान में किस तरह से रेखा जी की के होने की वजह से ये तय किया गया ये आशा जी ही गाएंगी, तो कैसे किन किन एक्ट्रेसेस पे आशा जी की आवाज जाती थी और किन किन एक्ट्रेसेस को लेने समय ये तय होता था कि ये तो गाना आशा जी ही गाएंगी? देखिए, आशा जी का अगर आप देखें ना, तो आप लीजिए शुरू से गीता दत्त और शमशाद बेगम के ज़माने से आप देखें तो हर एक्ट्रेस के ऊपर उनकी आवाज़ गई है, और हर एक्ट्रेस के पीछे आवाज़ जाने का रीज़न ये था कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से घुलते मिलते थे। तीसरी चीज़, रेखा के ऊपर बहुत फपती थी आवाज़ उनकी, वो नमक जो उनकी लुक्स में है, वो रहती थी कि उस आवाज में भी वो नमक आए, इसलिए आशा जी को चुना जाता था जी। और ऊपर से क्या है, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था जहाँ पे आप स्टूडियो में एक सिंगर गया अपना लाइन गाया, दूसरा गया अपना लाइन गाया। पहले सिटिंग में सब लोग बैठ के एक धुन बनती थी और वहीं के वहीं अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है वो ठीक की जाती थी, तो उससे सबका हाव भाव एक एक कहना, आपका आँख का ये हिलाना भी, भौहें हिलाना भी, वो अपने अदायगी जब गायकी करते थे उसकी अदायगी में डाल देते थे, और उसके बाद वो जब निकल के आता था उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होता था। और प्रशांत, चूंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं कि मेहनत उस समय के हमारे संगीतकार और हमारी गायिकाएं, हमारे कलाकार कितनी ज़्यादा करते थे, और हम उनकी आवाज़ में बगावत की भी बात कर रहे हैं, जो बगावत के सुर जो हमने रियल सेंस में देखा कि उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बगावती फैसले उन्होंने लिए। अब अगर हम उनके संगीत के सफ़र में आए तो सबसे पहला उनका जो बगावती फैसला जो बहुत चर्चा में रहा, वो था जब लता जी रॉयल्टी के लिए बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ रही थी, जब ग्रुप में बट गए थे संगीतकार और गायक, और उस समय हमने देखा कि लता जी के ऑपोजिट यानी कि दूसरे खेमे में जाके रफ़ी साहब के खेमे में आशा गई थी, और ये बहुत ही बड़ा एक कदम था जो उन्होंने उठाया एक अपनी ही बहन के खिलाफ और उस समय की सबसे बड़ी गायिका के खिलाफ। तो इन बगावती कदमों को आप किस तरह से देखते हैं जो उनकी गायकी में कहीं ना कहीं हम झलकता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वो बगावत नहीं कहूँगा, उसको कहेंगे कि फॉरवर्ड थिंकिंग कहिए, या उसको आप बोलिए कि आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि अगर आप पहले से देखें तो जो उन्होंने शादी की थी पहली, वो वहीं से शुरू हो गया था, और उसके बाद दोनों बहनों में थोड़ा सा उनको पसंद नहीं था लता जी को ऐसा हो, लेकिन जब वो वापस लौट के आ गई तो रिश्ते सुधर भी गए थे। रॉयल्टी की जो लड़ाई थी वो लड़ाई लता जी ने शुरू की थी, और राज कपूर साहब के साथ उनकी बहस हो गई थी। राज कपूर साहब ने कहा कि हाँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं प्रोड्यूसर हूँ तो आप कैसे पैसे दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमको ऐसे ही थोड़ी प्रशांत और पूजा, आप लोग जब इस वक्त गाना बंद कर दिया। प्रशांत, अपने दर्शकों को हम बता दें, आप लोग जब इस वक्त बात कर रहे हैं तो ये तस्वीरें भी हम लाइव दिखा रहे हैं। आशा जी का पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है दादर की तरफ, घरों से लोग निकलकर ऊपर बैल्कनी से फूल बरसा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर पर, आखिरी विदाई, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। रंजना भी हमारे साथ है। रंजना, जो बात प्रशांत और पूजा कर रहे थे उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगी। अपनी बड़ी बहन की परछाई से निकलकर एक अपना अलग नीश आशा जी ने काव किया था। लता मंगेशकर की बहन होने के बावजूद वो आज आशा भोसले के तौर पर अपनी अंतिम यात्रा पर निकली हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमाई रही है। रंजना। बिल्कुल सिकता, और न सिर्फ अपनी बड़ी बहन से अलग नीश उनने चुना था,
खास बात दर्शकों को हम ये बता दें, 2013 में उन्होंने डेब्यू भी किया था एक्टिंग में, ये बहुत कम लोगों को पता है। 2013 में एक फिल्म आई थी माई, उसमें उस वक्त वो थी, शी वॉज 79 ईयर्स ओल्ड, 79 साल की भी थी और 65 साल की एक महिला का किरदार उन्होंने निभाया था जिसको अल्जाइमर होता है। क्रिटिक्स ने उस किरदार को खूब पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आप देखिए कि एक सिंगर, फिर वो एक्टर, किस एज में 79। इसी बगावती तेवर की बात हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत कर रहे थे कि जिसको आप फॉरवर्डनेस कहते हैं, उनमें वो मादा था, उनमें वो दम था। वो ये मानती थी कि कला के सामने कभी कोई उम्र नहीं आती, कोई जेंडर नहीं आता, इसीलिए उन्होंने हर उम्र में वो कोशिश की। उसके बाद आप जानिए कि 2020 में जब कोविड था, हर कोई घर बैठा था, पैंडेमिक में बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना काम शुरू किया। उस दौर में भी आशा ताई किसी से पीछे नहीं थी सिकता। 2020 में आशा भोसले ऑफिशियल नाम से उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया और उस पर गाने रिकॉर्ड करके वो डालती थी। 20 भाषाओं में गाना बहुत बड़ी बात है सिकता, जिसमें सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, विदेशी भाषा भी शामिल है, आप समझिए। और उसके लिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज था। कई राष्ट्रीय पुरस्कार, कई क्षेत्रीय पुरस्कार, संगीत के सम्मान, ये आशा ताई कर सकती हैं कि आप गाना भी गा रहे हैं लीक से हटकर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने गायकी में भी हर नीश को अपनाया, हर तरीके के गाने गाए। शुरुआती दौर में उन्होंने, हालांकि उतार चढ़ाव भरा उनका पूरा करियर रहा, शुरुआती दौर में लो बजट की फिल्में उन्हें ज़रूर मिली, लेकिन फिर जब 50 का दशक आया और उन्होंने बड़े बड़े मशहूर डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उसके बाद राज कपूर के साथ उन्होंने काम किया। नया दौर, एक ऐसी फिल्म जिन्होंने उनकी किस्मत चमका दी, सफलता की जो सीढ़ियां उस वक्त उन्होंने पार की सिकता, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। और फिर 60 के दशक में जिन आइटम नंबर का हम जिक्र करते हैं और जो हेलन और आशा ताई की जोड़ी का हम जिक्र करते हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि आशा ताई ऐसे गाने गा सकती है, लेकिन उन्होंने वो भी ट्राई किया और क्या सफलता हासिल की। और उसके बाद ऐसे गानों की फहरिस्त रुकी ही नहीं। आजा आजा, मतलब इस तरीके के तमाम ऐसे गाने जो उस दौर के संगीतकार, गीतकार गाने से पहले सोचते थे कि हमारी एक चल रहा है नीश कि हम सफल हो रहे हैं तो हम इसे ट्राई क्यों करें। बेसिकली रिस्क जो लेने की एबिलिटी होती है, रिस्क लेने की एबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी और वो रुकी नहीं। इसके बाद उन्होंने कॉन्सर्ट भी किया जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। उस दौर के गीतकार को आप सोचिए, आज के दौर के गीतकारों के साथ कॉन्सर्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है सिकता, और वो भी उन्होंने कर दिखाया, वो भी 91 साल की उम्र में। तो समझिए, और न सिर्फ सिकता ये बल्कि गज़ल गायकी में भी उन्होंने हाथ आजमाया। और उमराव जान में जो गाने उन्होंने गाए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, मतलब ये ऐसे गाने हैं, सदाबहार गाने हैं। और इसी गज़ल गायकी की वजह से उनका जो सफलता का ग्राफ रहा वो बढ़ता चला गया। एक ऐसी वर्सेटाइल सिंगर जो शायद अब दोबारा हमारे सिनेमा जगत में देखने को भी ना मिले। इसलिए जब हम उनके आवाज़ पर थे, तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां जिन्होंने उनके साथ काम किया वो पहुंचे। हेमा मालिनी जब पहुंची बहुत भावुक नजर आई। उन्होंने पोस्ट में भी लिखा कि मेरी सिंगर से ज़्यादा मैं उन्हें एक सहयोगी के रूप में हमेशा से मानती हूँ। इतने करीब से काम किया, इतने गाने गाए, हर तरीके के गाने गाए। उस दौर में लोग डरते थे इस तरीके के आइटम सॉन्ग्स गाने से, लेकिन वो कभी डरी नहीं। और वो कहते हैं ना कि जो रिस्क लेता है वो कभी डरता नहीं है, और डर के पार अगर आप चले गए तो वहाँ जीत खड़ी मिलती है आपको पूरी दम के साथ और पूरे हक के साथ। तो उन्होंने पूरे हक के साथ, बड़ी बहन लता मंगेशकर जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी, उसके बाद उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उतनी बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने थी सिकता कि कैसे वो कर पाएंगे। जब घर में आप फिल्म इंडस्ट्री से होते, आप एक ऐसे परिवार से होते, जब घर में आपके बड़े एक मुकाम हासिल कर चुके होते, तो आपके लिए स्टैंडर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबव राइज हो चुका होता है, आपके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में जो घर का छोटा होता है उसे न सिर्फ अपने टैलेंट को दुनिया को साबित करना होता है, बल्कि जो उस बार को भी छूना होता है जो परिवार वालों ने पार कर गया है। और आशा ताई ने वो करके दिखाया, और आज वो तस्वीरों में आप भी दिखा रही हैं एनडीटीवी के माध्यम से सिकता कि हर कोई घरों से बाहर निकल रहा है। जब उनका पार्थिव शरीर गुजर रहा है अलग अलग इलाकों से, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो हर कोई घरों से बाहर निकल कर देखना चाहता है। वो ये जानता है कि इतनी दूर से उनको दर्शन नहीं होंगे पार्थिव शरीर के, लेकिन फिर भी आखिरी बार हमने अपनी आशा ताई को जाते देखा। ये जहन में जो एक विचार होता है, यही काफ़ी है उनके श्रोताओं के लिए, उनके फैंस के लिए। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेडिंग यहाँ पर और ज़्यादा पुख्ते तरीके से की जा रही है। और अंदर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियाँ यहाँ पर जारी हैं। उनके बेटे पहले ही लोगों से दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप आइए, अंतिम विदाई दीजिए, आवास पर आइए, पूरे सम्मान के साथ आइए। लेकिन चूंकि भीड़ होती है और मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कत आती है, इसलिए अंतिम संस्कार यानी कि शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने अपील की कि बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोग ना पहुँचे। जी बिल्कुल। पूजा, जो बात रंजना कह रही हैं कि उनकी आखिरी विदाई के लिए, अंतिम यात्रा के लिए बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं। आप लोगों ने पहले भी मुंबई में
बड़े नामों के अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा को कवर किया होगा। इस बार किस तरह के इंतज़ाम हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये आखिरी दर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई दे सकें, और पहले के मुकाबले अभी क्या फेरबदल किया गया है? पूजा, किस तरह से हर कदम फूंक कर सरकार और पुलिस ने भी रखा है, क्योंकि कल रात तक ये बात तय नहीं थी कि अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि सोमवार का दिन है, मुंबई जैसा शहर है, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर वैसे भी तमाम इंतजाम कड़े कर दिए जाते हैं, हर ओकेजन में हम देखते हैं। और अब रथ यात्रा निकालना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भी होता है, ऐसे समय में जब मुंबई की जो मुख्य सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, तो यातायात की बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों से शहर के भी इकट्ठा ना हो जाएं, इसके लिए अंत समय तक हमें ये जानकारी नहीं दी गई थी कि अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। आज दोपहर 12 बजे के करीब ये जानकारी मीडिया को दी गई है कि अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। करीब जो 16 पॉइंट्स हैं, यानी कि लोअर परेल से दादर ज़्यादा दूर नहीं है जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, लेकिन चूंकि रथ यात्रा है तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये यात्रा बढ़ेगी, और 16 से 17 पॉइंट्स के करीब हैं जहां पर ये यात्रा होते हुए जहां से आएगी। डाइवर्जन्स भी किए गए हैं खुदी हुई सड़क की वजह से, और एक खास इंतजाम मीडिया के लिए किया गया है कि खुला ट्रक रखा गया है जहां पर मीडिया के रिपोर्टर्स उसके ऊपर रह के कवर कर सकते हो। और ये तमाम तैयारियां, जैसा कि आपने पूछा, क्या इससे पहले हुई थी? नहीं हुई थी। हमने बहुत सारी ऐसी अंतिम विदाई, प्रशांत आप भी ये कह रहे थे कि हमने कितनी ऐसी कवर की हैं, और यहाँ पर सीधे शमशान भूमि के अंदर हम हैं। ये पहले ऐसा नहीं होता था, बाहर की तरफ होते थे, यात्राएं कवर करते थे, नेटवर्क की भी इशू, लेकिन इस बार के साथ कुछ लोगों के लिए अंदर अलाउ किया गया था, जैसे हाल ही में सतीश अंदर बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं था, लेकिन सतीश शाह साहब का जब अंतिम संस्कार हुआ था तो अंदर अलाउ किया गया था। शम्मी कपूर साहब का जब हुआ था तो एंड में लोगों को छोड़ा गया था। और जो जिस तरह का रथ यात्रा निकल रही है, ऐसी मुझे सिर्फ 2 याद हैं। एक लता मंगेशकर के टाइम पे हुआ था, और श्रीदेवी के टाइम पे हुआ था, और एक राजेश खन्ना के टाइम पे भी हुआ था। ये 3 जो है जहाँ पे पूरी सड़क भरी हुई थी और अलग अलग जगह से जो है लोग जा रहे थे। तो ये यहाँ पे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे आज लगी है कि एक पूरे सम्मान के साथ, ऐसा नहीं है भागा धक्का मुक्की, कुछ नहीं है, आपके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया है। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखा है कि गर्मी है तो आपको कूलर, पंखा या मॉइस्ट जो, और ये देखिए लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो रही है सीखता, अगर आप तस्वीरें देख पाएं, ये स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है बड़ा, जहाँ पर ये जो आप मंच देख रही हैं, यहाँ पर ये जो स्टेज तैयार की गई है फूलों से, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और इसके ही बिल्कुल बाएं साइड में, यानी कि आपको मैं तस्वीरों में दिखाती हूँ, ये आप देखिए जो सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर जो VVIPs हैं 2 हिस्से में, जो CM है और उनके साथ जो मंत्रीगण होंगे, वो बिल्कुल आप देखें कॉर्नर साइड, एक्सट्रीम कॉर्नर, वहाँ पर बैठे होंगे, जहाँ पर सामने सेज है जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा आशाताई का। और ये जो हैं बाकी और जो VVIPs आएंगे, परिवार के भी लोग होंगे, करीबी सदस्य होंगे, उन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। मीडिया के लिए ये सेंटर पॉइंट रखा गया है। आगे वहाँ पर जो सेज के सामने हिस्सा है, यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ पे फैंस लगाए गए हैं ताकि मीडिया वालों को भी दिक्कत ना हो। उमस भरी गर्मी है मुंबई शहर में, और समंदर के पास का ये हिस्सा, जैसा कि आपको बताया, शिवाजी पार्क के अंदर नहीं हो रहा है ये अंतिम संस्कार, दादर क्रेमेटोरियम है ये, भागोजी कीर शमशान भूमि, जो कि चैत्य भूमि के पास है। अब चूंकि कल 14 तारीख है, अप्रैल है, अंबेडकर साहब को लेकर जो यहाँ पर रैली निकलेगी स्मारक के पास, वो बहुत ही भव्य होती है, तो उसकी भी तैयारियों को लेकर पुलिस की खासा तैयारी है, और उसको लेकर करीब हफ्ते भर से तैयारियां चलती हैं। तो कोई जोखिम पुलिस नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए आला अफसर पहले ही तय कर चुके थे कि मीडिया में जानकारी हम बाद में देंगे कि अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, ताकि भीड़ इतना नियंत्रित तरीके से ना पहुंच जाए, क्योंकि समस्या हो, क्योंकि सड़कें भी ठीक नहीं है अभी मुंबई की। तो ऐसे में गुजारिश भी की जा रही है कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ना इकट्ठा हो, इसलिए आगे का हिस्सा जो आप तस्वीरों में देख रही होंगी, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस आने से रोक रही है, सिर्फ मीडिया वालों को आने दिया जा रहा है।